प्यारे बच्चों, अगर आप नागरिक शास्त्र में 80 से 90 अंक तक लाना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो को देखें। देखिए, आपके लिए मैं एक वायरल पेपर लाया हूं, कक्षा 12 नागरिक शास्त्र। देखिए, अगर आप जो है बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तो पूरी ध्यान से इसको देखें। मैं पूरा जो पेपर का हल सहित आपको बताने वाला हूं। पूरा पेपर बताया जाएगा आपको। देखिए, 2025 नागरिक शास्त्र, पूर्णांक है 100, समय है 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पहले आप जो है प्रश्न पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत धैर्य से पढ़ना है, संतोष से पढ़ना है, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। देखिए, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। फिर है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए अगला, देखिए प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 10 शब्दों में यानी एक वाक्य में देना है। लेकिन निर्देश पांचवा देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में देना है। फिर छठा निर्देश देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय सेकंड प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 31 और 32 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 250 शब्दों में देना है। फिर देखते हैं निर्देश नंबर 8 पे चलता है, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक सामने दिए गए हैं। और देखिए बहुविकल्प प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए नोट, निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए प्रश्न इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन सही है। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी दुनिया के देश इस रूप में जाने जाते हैं, किस रूप में जाने जाते हैं? समाजवादी देश के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, खुले द्वार की नीति का संबंध किस देश से है? तो उत्तर हमारा है चीन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नेपाल किस वर्ष में लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो 2008 में बना था ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में किस वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग किया गया है? तो जैतून की पत्तियों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अब क्रियाशील नहीं रह गया है? तो उत्तर हो जाएगा न्यास परिषद। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, निजाम का संबंध भारत की किस रियासत से माना जाता है? तो हैदराबाद से माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता किया? तो चीन के साथ पंचशील समझौते के आधार पर मित्रता की गई थी, ये जो है नेहरू जी के काल में। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया था? तो ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मंडल आयोग का संबंध था किससे था? अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बर्ड फ्लू रोग से प्रभावित होने वाला प्रधान जीव है? तो मुर्गी है ये। देखिए प्यारे बच्चों, ये मैंने बहुकल्प प्रश्न जो है पहले उत्तर बता दिए हैं। अब जो है मैं इनके भरने का तरीका बता रहा हूँ, किस प्रकार से लिखे जाएंगे। देखिए पहले बहुविकल्प प्रश्न लिखेंगे और फिर नंबर फर्स्ट लिखेंगे यहाँ, फिर ए जो भी है। देखिए जैसे ये एक था और इसका ए था, ये देखिए समाजवादी देश, ये पूरा भर दिया हमने। एकदम एग्जामिनर देखा एकदम नंबर दे देगा। फिर देखिए ऐसे ये लिखे हुए आगे, खुले द्वार की नीति वाला 2 से और चीन है। फिर ऐसे ही आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, फटाफट देखते चले जाएंगे। ये देखिए हमने उत्तर पहले बता दिए हैं आपको। ये देखिए जो है 3 का ब है 2008 है, और फिर 4 का स है जैतून है, फिर 5 का ब है न्यास परिषद है, फिर 6 का द है हैदराबाद है। देखिए फिर 7 है ए चीन, उत्तर लिख दिया ये पूरा। फिर 8 का स 352 लिख दिया। फिर देखिए 9 नंबर पे है द अन्य पिछड़ा वर्ग। फिर 10 पे ब मुर्गी पालन। अब चलते हैं अति लघु उत्तर प्रश्न की ओर। 11 नंबर पे देखते हैं, देखिए पूर्वी यूरोप के उन 2 देशों के नाम बताइए जो विभाजित होकर अलग अलग देश के रूप में जाने जाते हैं। तो एक है चेकोस्लोवाकिया और दूसरा है चेक गणराज्य। देखिए चेकोस्लोवाकिया और फिर दूसरा है चेक गणराज्य। फिर देखते हैं दक्षिण एशिया में शामिल किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। ये कौन सा है? भारत और पाकिस्तान। फिर देखिए 13वां, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले किन्हीं 2 गैर सरकारी संगठनों का नाम लिखिए। तो इसका जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल और ऑक्सफैम। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, वैश्विक स्तर पर फैलने वाली किन्हीं 2 बीमारियों महामारियों के नाम लिखिए। नंबर 1 बर्ड फ्लू और दूसरा है कोविड-19। फिर वैश्वीकरण, क्वेश्चन नंबर 15, वैश्वीकरण के किन्हीं 2 दुष्परिणामों को उल्लेख कीजिए। तो देखते हैं
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये है, नंबर 1, वैश्वीकरण से गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि हुई तथा अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और ज्यादा बढ़ गई। दूसरा देखते हैं, राज्य द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कल्याणकारी कार्यों पर किए जाने वाले व्यय माने खर्च में कटौती की जा रही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन ये है हमारा, विलय के सहमति पत्र से असहमत किन्हीं दो देशी रियासतों रजवाड़ों के नाम लिखे जिन्होंने उस पर जो है सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। एक तो जूनागढ़ की रियासत थी और दूसरा जो था वह हैदराबाद की रियासत थी। तो देख किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल। फिर देखिए भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे के किन्हीं दो तत्वों के नाम बताइए। तो एक स्वतंत्रता, दूसरा समानता। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब और कहां चला गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब और कहां चला गया था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था, भारतीय सेना ने उसे 8 जून 1984 को अमृतसर स्थित हरमंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जर्नैल सिंह अर्थात भिंडरावाले और उसके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चला गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की। तो महात्मा गांधी की हत्या कब की थी? 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। देखिए लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, दो तरह के लघुत्तरीय फर्स्ट में आते हैं और दूसरे वाले। देखिए पहला देखते हैं, किस नंबर है, पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थायी स्थापना में बाधक कारणों का उल्लेख कीजिए। तो पहले का उत्तर देखिए, 14 अगस्त 1947 को भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन करके पाकिस्तान की स्थापना हुई। तो स्थापना के समय दो खंडों में विभाजित यह एक अद्भुत प्रकार का राष्ट्र था। इसके पूर्वी व पश्चिमी खंडों में लगभग 1800 किलोमीटर का फासला था। इन दोनों खंडों को एक ऐसा देश अलग अलग किए हुए था जिसे वहां के शासक शत्रु मानते थे। देश के दोनों खंडों में समता भी न के बराबर थी। कहने को दोनों खंडों के निवासी एक ही धर्म के थे। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने सारे जो शब्द अलग अलग लिखे हैं और कहीं कटिंग नहीं की है। आपको भी कहीं कटिंग नहीं करना है और एक शब्द के ऊपर दूसरा शब्द चढ़ाना नहीं है। और पहले लघु उत्तरीय लिख के, प्रश्न लिख के और दो अंडरलाइन इसके नीचे काले या नीले पेन से इस प्रकार कर देंगे। दोनों खंडों के निवासी एक ही धर्म मुस्लिम से संबंधित थे, लेकिन भाषा, आचार विचार, संस्कृति, परंपरा तथा आर्थिक दृष्टि दोनों में भारी अंतर था। देखिए फिर देखिए अगला हेडिंग लिखते हैं और ऐसे इस प्रकार सुंदर लिखेंगे और इसके नीचे जो है इस प्रकार से अंडरलाइन कर देंगे। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे और लियाकत अली खान ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। अपने जन्म के कुछ समय पश्चात ही पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता भी मिल गई। पाकिस्तान में कोई भी व्यक्ति जिन्ना का विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि लोगों की नजर में वे महान नेता थे। 1948 में पाकिस्तान के जन्म के बाद ही जिन्ना की मृत्यु हुई। जिन्ना की मृत्यु के पश्चात पाकिस्तान शासन की बागडोर लियाकत अली खान के हाथों में पूरी तरह आ गई। लियाकत अली खान के सामने कश्मीर, नहरी पानी, आर्थिक तथा शरणार्थियों की समस्याएं थी, लेकिन वे इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए तथा देश में दिनों दिन असंतोष बढ़ता गया। अक्टूबर 1951 में एक अफगान युवक ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या कर दी। इस घटना के बाद ख्वाजा निजामुद्दीन को प्रधानमंत्री व गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। देखिए अगला हेडिंग देखते हैं, पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही शासन की स्थापना। 7 अप्रैल 1953 को पाकिस्तान के गवर्नर जनरल निजामुद्दीन ने पाकिस्तान के मंत्रिमंडल को भंग कर दिया। अमेरिका स्थित पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद अली को प्रधानमंत्री बनाया गया। अतः ये सभी कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है। देखिए लघुत्तरीय फर्स्ट पर्सन का देखिए 22, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य प्राप्त करने के विषय में हमारे देश के क्या तर्क हैं। देखिए भारत के क्या क्या तर्क हैं वो देखिए, दो तर्क दिए जो बहुत ही जानदार तर्क हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य मिलनी चाहिए क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में कुल जनसंख्या का 1/5 भाग निवास करता है। फिर देखो अगला तर्क क्या दिया है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों में दी गई अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, आतंकवाद आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या है, इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए
प्रश्नोत्तर इस प्रकार डालेगा 23, संख्या 23। आतंकवाद, आतंक की कोई विचारधारा नहीं होती, इस कारण इसे आतंकवाद कहना गैर जरूरी है, किंतु सामान्य बोलचाल तथा संप्रेषण के लिए इस शब्द का प्रयोग सर्वथा अनुचित नहीं है। हिंसा तथा आतंक के पीछे निहित स्वार्थ हो सकता है, यह उद्देश्य या प्राप्ति या जन सामान्य के विकास के लक्ष्य से संबंध नहीं रखता, बल्कि यह वर्चस्ववाद की नीति का आयाम है। आज हमारा देश, भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व ही आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। देखिए हेडिंग देखते हैं, कुछ देशों का आतंकवाद को समर्थन। कुछ देश आतंकवाद के समर्थन में लगे हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, हमास आदि। इन देशों ने अपने फायदे के लिए आतंकवाद को सहारा देते हैं। आतंकवादियों ने विश्व के कोने कोने में अपना नेटवर्क बना लिया है। ये देश आतंकवादियों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसने लोगों में खौफ भर दिया है। देख, धर्मांधता, कुछ लोग धर्म के प्रति अंधे होते हैं, उन्हें अपने धर्म के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता। सीरिया और पाकिस्तान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये आतंकवाद को पुरजोर समर्थन करते हैं। लालच, विश्व के कई देश बेरोजगार युवकों को पैसा तथा भौतिक सुख सुविधा का लालच देकर आतंक की आग में फेंक देते हैं, जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की सुरक्षा एक गंभीर समस्या क्यों बन गई है? देखिए वैश्विक राजनीति में पर्यावरण के बारे में बढ़ती चिंता के कारण निम्नलिखित है। वनों की अनादुत कटाई, दक्षिण गोलार्ध के देशों में वनों की अनादुत कटाई से जलवायु जल चक्र असंतुलित हो रहा है तथा जैव विविधता समाप्त हो रही है। नंबर 2, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, इन गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन से ओजोन गैस की परत क्षीण होने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है प्रश्नोत्तर संख्या 25, ऐसे साफ साफ लिख के बिल्कुल, और उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। देखिए क्वेश्चन 25 की ओर बढ़ते हैं। हरित क्रांति के सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणामों को उल्लेख कीजिए। देखिए यह है हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। इसके दौरान कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस क्रांति के सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम हुए। देखिए हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम, नंबर 1, उत्पादन में वृद्धि से देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सका है। गेहूं, चावल आदि के संबंध में बड़े प्रभावशाली परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्नत किस्म के बीजों, कल्याण, लार्मा, लाजो और सोनारा से गेहूं की पैदावार बढ़ाने में सहायता मिली, जिससे अनाज की कीमतों में कमी आई। समाज के निचले वर्णों के ने राहत की सांस ली। देखिए दूसरा है, नई टेक्नोलॉजी अपनाने से रोजगार अवसरों में भी वृद्धि हुई। कई क्षेत्रों में तो एक फसल की अपेक्षा 2 फसलें बोई जाने लगी। फलस्वरूप ज्यादा कृषि मजदूरों की आवश्यकता थी। तो देखिए हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम, नंबर 1, इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी। आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ केवल उन्हीं क्षेत्रों को मिला जो पहले से ही संपन्न थे और जहां सिंचाई की उचित सुविधाएं भी थी, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। फिर देखिए अगला, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी असंतुलन उत्पन्न हुआ। छोटे किसान जिनके वित्तीय साधन सीमित थे, नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपना सके। इस प्रकार ग्रामीण इलाकों में एक और तो धनी कृषक वर्ग का उदय हुआ और दूसरी ओर किसानों का एक बड़ा भाग अब भी गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहा था। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, पूर्वोत्तर भारत में बढ़ती क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारण लिखिए। देखिए 1980 के दशक में पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई थी। इस क्षेत्र में 7 राज्य हैं, जिन्हें 7 बहनें, 7 सिस्टर जिन्हें कहते हैं। इस क्षेत्र में देश की कुल जनसंख्या का 4% लोग निवास करते हैं। 22 किलोमीटर लंबा एक गलियारा इस क्षेत्र को भारत से जोड़ता है। इस क्षेत्र की सीमाएं चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं और यह शेष भारत के लिए एक तरह से दक्षिण पूर्व एशिया का द्वार है। 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में अनेक परिवर्तन आए हैं। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र पहले अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में इनका विलय हुआ। पूर्वोत्तर के समस्त क्षेत्र का व्यापक स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ। पूर्वोत्तर के समस्त क्षेत्र अर्थात 1963 में नागालैंड राज्य बना, जबकि 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य बने। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश,
का राज्य बनाया गया। 1947 में देश का विभाजन होने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के शेष भाग से अलग थलग पड़ गए। इस कारण इस क्षेत्र पर विशेष विकास के लिए ध्यान नहीं दिया जा सका। पड़ोसी राज्यों और देश से आने वाले शरणार्थियों के कारण इस क्षेत्र में व्यापक जनसंख्यात्मक परिवर्तन आया। इन परिस्थितियों ने इस क्षेत्र की समस्याओं को जटिल बना दिया। पूर्वोत्तर के राज्यों की राजनीति पर 3 मुद्दे हावी होते हैं: स्वायत्तता की मांग, अलगाव के आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। इससे पहले स्वायत्तता की मांग पर 1970 के दशक में कुछ शुरुआती पहल की गई थी। इससे शेष 2 मुद्दों ने 1980 के दशक में नाटकीय मोड़ लिया। देखिए, पहला स्वायत्तता की मांग। स्वतंत्रता संग्राम के समय मणिपुर और त्रिपुरा के अलावा यह समस्त भूभाग असम कहलाता था। गैर असमी लोगों को जब इस बात का आभास हुआ कि असम सरकार उन पर जबरन असमी भाषा थोप रही है, तो इस क्षेत्र से राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठने लगी। अलगाववादी आंदोलन। 1959 में मिजो पर्वतीय क्षेत्र में भारी अकाल पड़ा। असम की सरकार इस अकाल में समुचित प्रबंध करने में नाकाम रही। इसी के बाद अलगाववादी आंदोलन को जन समर्थन मिलना आरंभ हुआ। बाहरी लोगों का विरोध। पूर्वोत्तर में आप्रवासी के आने से बड़े पैमाने पर जनसंख्यात्मक परिवर्तन हुए। इससे एक विशेष तरह की समस्या उत्पन्न हुई। स्थानीय लोगों ने इन्हें बाहरी कहकर इनका जबरदस्ती विरोध किया। देखिए प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो सेकंड टाइप के हैं। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 27। देखिए ये प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका एवं प्रासंगिकता का उल्लेख कीजिए। देखिए, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता। आज विश्व में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिका की भूमिका अहम है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे समय में कारगर ढंग से कार्य कर पाएगा क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय व्यवस्था के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकेगा क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व को रोक सकेगा? अब वे संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ पर प्रभावी बना हुआ है तथा और अधिक हावी होने का यत्न कर रहा है। शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ के विघटन, तीसरी दुनिया के देशों की अंतर्निर्भरता आदि कारणों से अमेरिका की भूमिका विश्व स्तर पर अधिक बढ़ी है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाहियों तथा निर्णयों, विशेषता सुरक्षा परिषद के निर्णयों तथा कार्यवाहियों को अपनी इच्छानुसार प्रभावित करने में लगा हुआ है। अमेरिका उत्पन्न हो रही नई विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को सक्रिय बनाने का समर्थन तो कर रहा है, परंतु साथ ही साथ इस अंतरराष्ट्रीय संगठन पर अपने प्रभाव को प्रभुत्व में बदलने का प्रयास भी कर रहा है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को सकारात्मक, वस्तुनिष्ठ तथा कुशल बनाने के लिए इसे बढ़ रहे अमेरिका के प्रभुत्व से बचाने की आवश्यकता है। इसे आज लगभग सभी सदस्य देश कह रहे हैं और आशा यह है कि अन्य सदस्य ऐसा करने में सफल रहेंगे। अमेरिका की शक्ति पर अंकुश लगाना इतना आसान नहीं लगता है। इसके पीछे कई कारण है। नंबर 1, सोवियत संघ के विघटन के कारण अब अमेरिका विश्व में एकमात्र महाशक्ति के रूप में मौजूद है। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बल पर संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य संगठन की भी अनदेखी कर सकता है। नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासन चलाने के लिए जिस वित्त की आवश्यकता होती है उसके उस बजट का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका द्वारा दिया जाता है। नंबर 3, तीसरा महत्वपूर्ण कारण अमेरिका का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना है। यदि किसी प्रस्ताव के संबंध में उसको या उसके साथी राष्ट्रों को लगे कि यह प्रस्ताव उनके अनुकूल नहीं है, तो अमेरिका उस पर वीटो शक्ति का प्रयोग करके उसको रुकवा सकता है। नंबर 4, वीटो शक्ति के प्रयोग प्रभावों के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी इसकी अहम भूमिका रही है। अमेरिका अपनी शक्ति व नीतियों के कारण विश्व में फूट डालता है और डाल सकता है ताकि विरोधियों के प्रभाव को कम किया जा सके। उपयुक्त कारण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की शक्ति या उसके बढ़ते प्रभाव को रोकने में असफल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहां अमेरिका विश्व को विभिन्न मसलों पर बातचीत के लिए तैयार किया जाता है। आज पूरे विश्व में पारस्परिक निर्भरता अधिक बढ़ी है। इस पारस्परिकता निर्भरता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व और बढ़ गया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व बिरादरी का ऐसे नए उपाय सोचने होंगे जो उनके लिए हितों के लिए बराबर मेल खाते हों।
प्यारे बच्चों, जो है क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस में विभाजन के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे 28। फिर देखिए, कांग्रेस में विभाजन के प्रमुख कारण। कांग्रेस में विभाजन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दक्षिणपंथी एवं वामपंथी विषय पर कलह। चौथे, आम चुनाव में कांग्रेस को कई राज्य विधानसभाओं में हार का सामना करना पड़ा। अतः कांग्रेस के कुछ सदस्यों का विचार था कि राज्य में कांग्रेस के दक्षिणपंथी विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि कुछ अन्य कांग्रेसियों का यह मत था कि कांग्रेस को वामपंथी विचार दल वाले के साथ नहीं मिलना चाहिए। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के विश्व में मतभेद। कांग्रेस में 1967 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतभेद था। श्रीमती इंदिरा गांधी जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाना चाहती थी, वहीं कामराज जैसे कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया था। फिर देखिए, युवा तुर्क एवं सिंडिकेट के बीच कलह। 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन का एक कारण युवा तुर्क तथा सिंडिकेट के बीच होने वाली कलह थी। फिर नंबर 4, मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस लेना। 1969 में कांग्रेस के विभाजन का एक अन्य कारण प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई से वित्त विभाग लेना। मोरारजी देसाई ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री की इस कार्रवाई का विरोध किया। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 29 को और बढ़ते हैं। भारत में देशी रियासतों के विलय की प्रक्रिया एवं इसकी बाधाओं की समीक्षा कीजिए। देखिए, ये प्रश्नोत्तर संख्या 29 है। भारत में देशी रियासतों का विलय। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़ों के शासक 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत में विलय के लिए राजी हो गए थे। मणिपुर के शासकों ने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, यदि भी बाद में मामला कुछ उलझ गया था। शीघ्र ही इस समस्या को भी समाधान कर लिया गया। देखिए, जूनागढ़ का विलय। जूनागढ़ गुजरात के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित एक राज्य था। इसमें मानवदार, मंगरोल तथा बावरियावाड़ नामक जागीरें शामिल थी। इसके तथा पाकिस्तान के बीच में अरब सागर था और यहाँ 80% जनसंख्या हिंदू थी। उसके दीवान सर शाह नवाज भुट्टो मुस्लिम लीग के जाने माने सदस्य की सलाह पर जूनागढ़ के नवाब महावत खान था पाकिस्तान के साथ सम्मिलित हो गए। पाकिस्तान के उत्पन्न होने के पश्चात 15 अगस्त 1947 को शामिल होने की घोषणा की गई। तब भारत सरकार को आघात पहुंचा कि मोहम्मद अली जिन्ना यह जानते हुए भी कि हिंदू तथा मुसलमानों का एक राष्ट्र के रूप में नहीं रह सकते, फिर भी उन्होंने जूनागढ़ के विलय का अनुमोदन कैसे किया। दिसंबर माह में जनमत संग्रह करा गया और उसमें 99% लोगों ने पाकिस्तान के बजाय भारत में शामिल होने के लिए अपनी पसंद को व्यक्त किया। हैदराबाद का विलय। तत्कालीन भारत के केंद्र में हैदराबाद नामक विशाल राज्य स्थित था। उस समय हैदराबाद की जनसंख्या 1 करोड़ 40 लाख थी, जिसमें 85% हिंदू थे। हैदराबाद का निजाम उस्मान अली खां वह ब्रिटिश राज्य के साथ विशेष संबंध रखता था। हैदराबाद के निजाम ने अपने राज्य को भारत में विलय करने से मना कर दिया। तब 13 सितंबर से 18 सितंबर 1948 में भारतीय फौज ने हैदराबादी फौज तथा रजाकारों के विरुद्ध युद्ध किया और हराया। इसी प्रकार कश्मीर, मणिपुर, पांडिचेरी, गोवा भी भारत संघ में विलय कर दिया गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सफलता के लिए उत्तरदायी मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए। देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 30। भारतीय जनता पार्टी की सफलता के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक। लोकसभा 2014 के आम चुनाव में भाजपा सत्ता में आई। जब भारत आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों, धीमी आर्थिक वृद्धि, अनियंत्रित मुद्रास्फीति और नीतिगत पंगुता की भावना से घिरी हुई थी। भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी ने खुद को सही समय पर सही जगह सही व्यक्ति के रूप में पेश किया। 12 वर्षों से अधिक तक मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, जिससे उनके कार्यकाल के दौरान उच्च विकास और निवेश अनुकूल गंतव्य के रूप में प्रतिष्ठा हासिल की। 2014 के बाद मोदी पार्टी को अपने साँचे में ढालने में सफल रहे। उन्होंने राज्य स्तर पर भी पार्टी के चुनावी पदचिन्हों का विस्तार करने के अपने
महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम किया, लेकिन पार्टी की सफलता को केवल मोदी की लोकप्रियता तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। उनकी देखरेख में भाजपा ने अपने चुनावी अभियानों को भी मजबूत किया, व्यापक आधार वाले गठबंधन बनाए और छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ उपयोगी गठबंधन बनाए गए। इन सब ने पूरे भारत में इसके कद में सुधार किया। भाजपा कम से कम दो मायनों में भारत के अन्य राजनीतिक दलों से अलग है। सबसे पहले हिंदुत्व मुद्दा है। अधिकांश भारतीय राजनीतिक दल स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष हैं। उनका मानना है कि किसी एक धर्म को किसी दूसरे से अधिक लाभ नहीं मिलना चाहिए। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सरकार सभी धार्मिक परंपराओं का समान रूप से अपनाती है और उनसे समान दूरी बनाए रखती है। इसका मतलब चर्चा और राज्य में सख्ती से अलग करना नहीं है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में होता है। हाल में इनमें धर्म जो है निरपेक्ष दलों की अपेक्षा अपील कम हो गई है, क्योंकि ऐसी धारणा है कि उन्होंने मुसलमानों जैसे अल्पसंख्यक समूह को वास्तविक राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों में के रूप में मनाने के बजाय उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। कुछ दक्षिणपंथियों ने धर्मनिरपेक्ष दलों पर बहुसंख्यक हिंदू आबादी की कीमत पर अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। भाजपा को अपने इस विश्वास पर कोई आपत्ति नहीं है। वह मुख्य रूप से भारत के हिंदुओं के हित की सेवा करती है। पार्टी के भीतर व्यवहार में इसका क्या मतलब है, इस संदर्भ में काफी भिन्नता है। ऐसे लोग भी है जो बुनियादी तौर पर अल्पसंख्यक विरोधी हैं, जो लोग धार्मिक समुदायों के बीच अधिक समान अवसर देखना चाहते हैं। भाजपा ने परंपरागत रूप से अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में अधिक व्यापार समर्थक नीतियों का समर्थन किया है, जो अधिक केंद्र वाम सामाजिक लोकतांत्रिक मुद्रा पसंद करते हैं। विपक्ष में रहते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कई प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं की अत्यधिक महंगी और समाजवादी होने के कारण आलोचना की थी। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। देखिए, दो प्रश्न है, ये जो 31 और 32, इनमें दो दो क्वेश्चन दिए हुए, इनमें से एक एक क्वेश्चन हमने करना है। देखिए, पहले चलते हैं। 1975 में लगाए गए आपातकाल के प्रमुख कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। देश की राजनीति को आपातकाल के किस प्रकार प्रभावित किया, ये देखते हैं। देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 31। एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान तैयार हो चुका था। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के त्यागपत्र के लिए दबाव डाला। इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के त्यागपत्र की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करें। इससे भी सरकारी कामकाज ठप हो जाने की आशंका हो गई। देश का राजनीतिक वातावरण अब पहले से कहीं अधिक कांग्रेस के विरुद्ध हो गया। देखिए, आपातकाल के कारण। आपातकाल की घोषणा का उल्लेख करते हुए संविधान के में बड़े सामान्य ढंग से आंतरिक गड़बड़ी जैसे शब्द का व्यवहार किया गया। 1975 से पहले कभी भी आंतरिक गड़बड़ी को आधार बनाकर आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। देश के कई भागों में विरोध आंदोलन चल रहे थे। क्या इसे आपातकाल लागू करने का पर्याप्त कारण माना जा सकता है? सरकार का तर्क था कि भारत में लोकतंत्र है और इसके अनुकूल विपक्षी दलों को चाहिए कि वे निर्वाचित शासक दल को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने दे। सरकार का मानना था कि बार-बार धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्रवाई लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इंदिरा गांधी के समर्थक यह भी मानते थे कि लोकतंत्र में सरकार पर निशाना साधने के लिए लगातार गैर संसदीय राजनीति का सहारा नहीं लिया जा सकता। इससे अस्थिरता उत्पन्न होती है, शासन का ध्यान विकास के कामों से भंग हो जाता है, सारी शक्तियां कानून व्यवस्था को बहाल करने पर लगानी पड़ती है। इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को पत्र में लिखा कि विनाशकारी शक्तियां सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में रोड़ अटका रही है और मुझे गैर संवैधानिक साधनों के बल पर सत्ता से बाहर करना चाहती है। कुछ अन्य दलों जैसे सीपीआई का विश्वास था कि भारत की एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र किया जा रहा है।
सीपीआई की धारणा थी कि ऐसी सूरत में विरोध पर एक सीमा तक प्रतिबंध लगाना उचित है। देखिए आपातकाल के परिणाम। आपातकाल के निम्नलिखित परिणाम सामने आगे आए जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आपातकाल से एकाएक भारतीय लोकतंत्र की शक्ति और दुर्बलताएं स्पष्ट हो गई। यद्यपि बहुत से पर्यवेक्षक मानते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रह गया था। नंबर 2, आपातकाल में संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों की कुछ अर्थगत दुर्बलताएं भी प्रकट हुई, जिन्हें बाद में सुधार लिया गया। अब आंतरिक आपातकाल मात्र शस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। 3, आपातकाल से प्रत्येक नागरिक अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हो गए। आपातकाल की समाप्ति के बाद न्यायालयों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। न्यायपालिका आपातकाल में के समय नागरिकों के अधिकारों की भी प्रभावी विधि से रक्षा नहीं कर पाई थी। इससे अनुभव करके अब वह नागरिक अधिकारों की रक्षा में तत्पर हो गई। आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों के लिए कई संगठन अस्तित्व में आ गए। आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन पुलिस और प्रशासन के माध्यम से हुआ। संस्थाएं स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाई, उन्हें शासक दल ने अपना राजनीतिक हथियार बनाकर प्रस्तुत किया। साहा कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म और प्रशासन राजनीतिक बचाव की गिरफ्त में आ गए थे। यह समस्या आपातकाल के बाद भी समाप्त नहीं हुई। देखिए प्यारे बच्चों, अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना के उद्देश्यों की पहचान कीजिए। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में यूरोपीय संघ तथा आसियान किस हद तक सफल सिद्ध हुए। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 32, क्षेत्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य। क्षेत्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में क्षेत्रीयता को सामूहिक आत्मरक्षा का एक साधन माना गया है। चार्टर द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि आपसी विवादों के निपटारे के लिए क्षेत्रीय संगठनों का प्रयोग किया जा सकता है। राजनीतिक संबंधों और विचारधारा की एकता के कारण किसी खास क्षेत्र में के राज्य एक दूसरे से जुड़ते हैं। नाटो के घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि इस संगठन का उद्देश्य उत्तरी अटलांटिक महासागर के तटवर्ती राष्ट्रों की शांति और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। इस संगठन से पश्चिमी यूरोप के कई राष्ट्र जुड़े थे, जैसे बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांस, इटली और पुर्तगाल। नंबर 2, यूरोपीय संघ का निर्माण यूरोपीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन और एकीकरण के लिए हुआ। यह महसूस किया गया कि यूरोप के बाजारों का यदि एकीकरण हो जाए तो यूरोप एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उठ खड़ा होगा। 1993 में आर्थिक समुदाय ने यूरोपीय संघ का एक स्वरूप ग्रहण कर लिया। यूरोपीय संघ का गठन आर्थिक सहयोग के लिए हुआ, पर इसने एक राजनीतिक संगठन का रूप भी ले लिया। इसके सदस्य राष्ट्रों ने यह मान लिया कि वे इन सभी क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। 3, आसियान उद्घोषणा पर शुरू में 5 राज्यों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में और देश इसके सदस्य बन गए। इस संगठन का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा देना। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ भी इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बना था। यूरोपीय संघ का विश्व पटल पर प्रभाव। जिस संगठन का आरंभ कुछ आर्थिक मुद्दों, विशेषकर कृषि और व्यापार के क्षेत्र में साझा नीतियों से हुआ था, उसका प्रभाव क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता गया। अब वह एक बहुआयामी संगठन बन गया है, जिसका प्रभाव धीरे धीरे जिसका आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। यूरोपीय संघ का विश्व राजनीति पर आर्थिक प्रभाव। आरंभ में जिस संगठन के 6 सदस्य थे, उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 27 तक पहुंच गई थी। यूरोपियन संघ के आर्थिक प्रभाव के समझने के लिए निम्न जानकारी दी जा सकती है। नंबर 1, साझी कृषि नीति। विभिन्न यूरोपीय देश अपनी घरेलू आवश्यकता से कहीं ज्यादा खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते थे। खाद्य पदार्थों का एक बड़ा भाग संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य सहायता कार्यक्रम FAO के अंतर्गत दान में दिया जाता है। नंबर 2, विश्व के आर्थिक मामलों को प्रभावित करने की शक्ति। अपनी संगठन की शक्ति के बल पर यूरोपीय संघ सभी आर्थिक संगठनों,
विश्व बैंक व व्यापार संगठन में एक प्रभावी भूमिका अदा करता है। यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष G7 अथवा G8 के शीर्ष सम्मेलनों में भाग लेता है। G7 प्रमुख औद्योगिक देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संगठन रहा है। नंबर 3, एक साझा बाजार। सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, व्यक्तियों, पूंजी और टेक्नोलॉजी का मुक्त प्रवाह जारी है। इसलिए यूरोपीय संघ दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक क्षेत्र और एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। नंबर 4, सकल घरेलू उत्पादन। सकल घरेलू उत्पादन 2005 में यूरोपीय संघ का लगभग 12,000 अरब डॉलर था, जो उन दिनों अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद से भी ज्यादा था। देखिए, एकीकृत मुद्रा यूरो। 1 जनवरी 2002 से एकीकृत यूरोपीय मुद्रा यूरो प्रचलन में आ गई। शुरू में यूरोपीय संघ के 12 सदस्यीय राष्ट्रों ने साझी मुद्रा को अपनाया। इन देशों के करोड़ों लोगों ने अपने देश की राष्ट्रीय मुद्रा को छोड़कर यूरो के माध्यम से व्यापार विनिमय शुरू कर दिया। वर्तमान में 27 सदस्यीय देशों में से 20 देशों ने यूरो को अपना लिया है। उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता। आसियान ने स्वयं को यूरोपीय संघ की भांति अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवसायों को अपनाने में अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। आसियान ने अब अपने सब उद्देश्यों को आर्थिक प्रगति करने वाले सदस्य देशों के समूह और सामाजिक परिधि से अधिक व्यापक बना दिया। आसियान की उपलब्धियां इस प्रकार रही। नंबर 1, आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति आमतौर पर खास तौर पर भारत या चीन जैसे तेजी से विकास करने वाले देशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों ने इसके महत्व को और महत्वपूर्ण बना दिया। नंबर 2, इसने क्षेत्रीय वित्तीय सहयोग जैसे चियांग माई इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। नंबर 3, आसियान ने सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। नंबर 4, पूर्वी एशिया के देशों के बीच आसियान एक सेतु का कार्य कर रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने जो है नागरिक शास्त्र कक्षा 12 का पूरा प्रश्न एक एक उत्तर सहित हल किया है और मुझे उम्मीद है आपने भी अच्छी प्रकार से देखा होगा। आप इसका अच्छी प्रकार से अध्ययन करें और जैसे मैंने बताया वैसे कॉपी में लिख कर भी आए। साफ साफ लिखना है, हेडिंग वाइज लिखना है और एक के ऊपर एक अक्षर नहीं चढ़ाना है, न ही उसको काटना है और 2 प्रश्नों के बीच पर्याप्त अंतर रखना है। अगर आप इस तरह से प्रश्न हल करते हैं तो आपके बहुत अच्छे उत्तर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।